हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ अभिजय बैच के आलोक में भी आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भली भांति परिचित हैं कि अभिजय बैच के आलोक में आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम लोगों ने अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्यों को प्रारंभ किया हुआ है। देखिएगा, आज की जो चर्चा होगी, आज से क्या होगा, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम लोग बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हाल ही में आपने कंपनी की जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं उनको आपने कैलकुलेट किया है। कंपनी की साम्राज्यवादी नीतियों के संदर्भ में सहायक संधि की नीति पर आपने अपनी कैलकुलेशन की है, राज्य हड़प की नीति को आपने समझने का प्रयास किया है, और जो एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस है उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के साथ जोड़ करके आपने अपनी यात्रा अच्छी कर ली है। तो अब हम अपनी चर्चा को यानी कि अपने डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जब आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो देखो, जब भी आप किसी भी फ्रेश टॉपिक को स्टार्ट करो तो सबसे पहले फ्रेश टॉपिक का एक सिनॉप्सिस आपके दिमाग में होना चाहिए। मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा कि आज जो आपका फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, पहली बात तो क्या है, ये अपने आप में काफी लेंथी टॉपिक माना जाएगा। दूसरी बात क्या है कि इस टॉपिक का नाम क्या है, तो नाम अगर हम आपको बताएं तो आपको आज से जो प्रारंभ करना है उसमें आप कहेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारतीय संदर्भ में अपनाई गई महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियां। तो ये आपका दरअसल क्या है, एक टॉपिक बन के आपके सामने आया। हमने आपको क्या समझाया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारतीय संदर्भ में अपनाई गई महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियां, ये आपका एक मेन टॉपिक बन के आपके सामने आता है। लेकिन एक अच्छा विद्यार्थी क्या करेगा, एक अच्छा विद्यार्थी ये करेगा कि इसका पहले अपने माइंड में क्या है, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी इफेक्टिव सीक्वेंस बना लेगा या सिनॉप्सिस बना लेगा। वो सबसे पहले अपने आप को ये समझाने का प्रयास करेगा कि आर्थिक नीतियों के आलोक में या कंपनी का जो भारत में आर्थिक व्यवहार है उसके आलोक में हमको क्या क्या चीजें कैलकुलेट करके चलनी है। तो जब स्टार्टिंग में ही वो तमाम प्रकार की चीजें आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो जाएंगी कि कंपनी के आर्थिक व्यवहार के आलोक में हमारी जो कैलकुलेशंस हैं उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, उनकी लिमिटेशंस क्या होंगी, उनकी ग्रेविटी क्या होगी, अगर वो शुरुआत में आप तमाम प्रकार की बातें अपने आप को बता दोगे तो एक क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। आप अपने आप को तैयार कर पाओगे कि वाकई में डिस्कशन काफी लेंथी है और इस डिस्कशन में हमें इन प्रकार की बातों को क्या है, अपना करके चलना है। ये सारी बातें आपकी ग्रिप में शुरुआत में आ जानी चाहिए। जैसे अब हमने कहा कि टॉपिक तो आपका वही रहेगा, है ना। जैसे ड्राफ्टिंग के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि टॉपिक आपका क्या रहेगा, टॉपिक तो भैया आपका वही है जो हमने आपको समझाने का कार्य किया है। यानी कि आपको क्या करना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक और क्या लिखना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियां आपको कैलकुलेट करनी है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियां जो हैं आपको कैलकुलेट करके चलनी है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो प्रभावशाली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो प्रभावशाली आर्थिक व्यवहार रहा, आपकी कैलकुलेशन कहां पर है, उस प्रभावशाली आर्थिक व्यवहार के कॉन्टेक्स्ट में है। जैसा भी आपका मन करे आप वैसा व्यवहार यहां पर कर सकते हैं। तो यहां का जो आपका सिनॉप्सिस बनेगा, यानी कि आर्थिक नीतियों में या प्रभावशाली आर्थिक व्यवहार में जो आपका सिनॉप्सिस बनेगा, यानी कि क्या क्या बातें आपको इसके अंतर्गत कैलकुलेट करके चलनी पड़ेंगी, तो वो जो आपका वेरी पॉजिटिव सिनॉप्सिस है वो आपके ग्रिप में आ जाना चाहिए। जैसे शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे, आर्थिक नीतियों में शुरुआत जो हम लोग करेंगे कहां से करेंगे भाई, हम करेंगे कंपनी की भू राजस्व व्यवस्थाओं से। कंपनी की भू राजस्व कहां से करेंगे भाई, कंपनी की भू राजस्व व्यवस्थाओं से, भू राजस्व व्यवस्थाओं से। और कंपनी के द्वारा अपनाई गई जो भू राजस्व व्यवस्थाएं हैं, यूके पीएससी का पैड क्वेश्चन है। यूके पीएससी अगर मॉडर्न को टच करता है
तो वो किसी न किसी भू राजस्व व्यवस्था से सवाल देता रहा है। यानी कि हम यहां पर सकारात्मक संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि कंपनी की जो भू राजस्व व्यवस्थाएं हैं यहां से सवाल पनपने की जो गुंजाइश है वो बनी रहेगी। अच्छा, कंपनी की भू राजस्व व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी क्या है, आपको यहां पर क्या क्या कैलकुलेट करके चलना है, तो इसके अंदर का भी तो आपको प्रॉपर सिनॉप्सिस पता होना चाहिए। आपकी शुरुआत जो होगी वो कहां से होगी, फार्मिंग सिस्टम से होगी। आप जो शुरुआत करने वाले हैं वो फार्मिंग सिस्टम से क्या है आप शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहां से एक सीक्वेंस क्या है जनरेट हो जाता है। तो भू राजस्व व्यवस्था में सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम के बाद फिर आप कहां जाएंगे, आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या मिलेगा, स्थायी बंदोबस्त। क्या मिलेगा, स्थायी बंदोबस्त, जिसको आप क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, यानी कि स्थायी बंदोबस्त। और स्थायी बंदोबस्त को कैलकुलेट करने के बाद आप फिर कहां जाएंगे, और रैयतवाड़ी व्यवस्था की ओर जाएंगे। आप कहां जाएंगे, और रैयतवाड़ी व्यवस्था की ओर आप जाएंगे। आपको कहां जाना होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था की ओर आपको जाना होगा। और भू राजस्व व्यवस्थाओं में जो वेरी लास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी वो आपकी किस कॉन्टेक्स्ट में होगी, महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में होगी। किसके बारे में होगी, महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में होगी। महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में आपकी कैलकुलेशन होगी। तो भू राजस्व व्यवस्थाओं में कुल मिलाकर के 4 प्रकार की कैलकुलेशन आपको करनी है। और ये जो आपकी 4 प्रकार की कैलकुलेशन है ये 10 या 20 मिनट का विषय नहीं है। यहां पर आपको पूरा समय क्या है अपना दे करके चलना पड़ेगा। समय दोगे तो फायदे में रहोगे, समय अगर नहीं दोगे तो थोड़ा नुकसान क्या है आपको उठाना पड़ सकता है। तो शुरुआत कहां से है, भू राजस्व व्यवस्थाओं से है। और भू राजस्व व्यवस्थाओं के अंतर्गत किस प्रकार की कैलकुलेशन आपको करके चलनी है, तो ये सारी बातें आप क्या है यहां पर बना करके चलेंगे। अच्छा, अगली बात जो हम यहां पर उठाएंगे, अगली बात जो हम यहां पर उठाएंगे, तो हमारा तरीका क्या रहेगा, हमारा तरीका यह रहेगा कि अगली बात जो हम यहां पर उठाएंगे उसके रिगार्डिंग हमारा तरीका जो रहेगा, तो हम किस तरीके को यहां पर अपना करके चलेंगे, हम किस तरीके को क्या यहां पर अपना करके चलेंगे, तो उसके रिगार्डिंग क्या है कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे आप क्या व्यवहार करेंगे, जैसे आप क्या व्यवहार करके चलेंगे, है ना। आपको यहां पर एक व्यवहार करना पड़ेगा कि 1813 तथा 1833, 1813 तथा 1833 के चार्टर एक्ट, 1813 तथा 1833 के चार्टर एक्ट आपको कैलकुलेट करके चलने पड़ेंगे। और यह कैलकुलेशन कंपनी की आर्थिक नीतियों के अंतर्गत ही होगी। जब आप 1813 तथा 1833 के चार्टर एक्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहीं से आपका टॉपिक एक जुड़ जाएगा जिसको आप कहेंगे ब्रिटेन में। ये दोनों कैलकुलेशन साथ साथ चलेंगी। ब्रिटेन में औद्योगिकरण, ब्रिटेन में औद्योगिकरण, ब्रिटेन में औद्योगिकरण। और इसका अपोजिट आपको भारत में दिखाना है, तो भारत में आप क्या दिखाएंगे, भारत में आप दिखाएंगे भारत में विऔद्योगिकरण। क्या कहेंगे, भारत में विऔद्योगिकरण, भारत में विऔद्योगिकरण, भारत में विऔद्योगिकरण। तो ये जो आपके 3 टॉपिक है ना, ये 3 टॉपिक हमेशा समानांतर होकर के व्यवहार करते हैं। ये टॉपिक कहीं ना कहीं क्या है एक साथ बनकर के व्यवहार करते हैं। इनको यहां पर क्या आपको थोड़ा कैलकुलेट करके चलना ही पड़ेगा, है ना। इसके बाद आप यहां पर दिखाएंगे जिसको हम कहेंगे कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि का व्यवसायीकरण। और एक हमें क्या दिखानी पड़ेगी, भारतीय चिंता। एक हमें क्या दिखानी पड़ेगी, भारतीय चिंता हमको लेके चलनी पड़ेगी। और वो जो भारतीय चिंता आप लेके चलेंगे उसको आप कहेंगे धन की निकासी का सिद्धांत। उसको आप क्या कहेंगे, धन की निकासी का सिद्धांत, धन की निकासी का सिद्धांत। क्या कहेंगे भाई, धन की निकासी का सिद्धांत। तो मैंने आपको सिनॉप्सिस समझाने का कार्य किया है कि सिनॉप्सिस आपके लिए किस प्रकार से व्यवहार करेगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने कोई भी किताब ओपन किया और जो पेज आपके सामने आ गया वहां से आपने पढ़ना शुरू कर दिया। आपको अपने लिए टॉपिक्स बनाने भी आने चाहिए। और आपने जो टॉपिक्स बनाए हैं
आपने जो टॉपिक डिजाइन किए हैं उनके अंदर के वेरी एप्रोप्रिएट सिनॉप्सिस क्या है, यानी कि कैलकुलेशंस किस तरीके से होनी है, वो सब कुछ आपको क्या बताना आना चाहिए। कुल मिलाकर के जो कंपनी की भारत में आर्थिक नीतियां हैं उनमें हम कुछ इस प्रकार की मेजर 1 कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं। शुरुआत भू राजस्व व्यवस्थाओं से आपको करना ही पड़ेगा और उसके बाद आप क्या है 1813 तथा 1833 के जो चार्टर एक्ट हैं इनका रहस्य हम आपको समझाएंगे आर्थिक नीतियों के आलोक में। उसी के साथ काम क्या करेगा, ब्रिटेन में औद्योगिकरण काम करेगा और भारत में क्या काम करेगा, औद्योगिकरण काम करेगा, है ना। आप धन की निकासी के सिद्धांत को चाहो तो बाद में जोड़ लो, चाहे इसके साथ ही यहां पर आप इसको जोड़ के चल सकते हैं। कृषि का व्यवसायीकरण जो है ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि पूरा जो आपका सिनॉप्सिस है, ये पूरा सिनॉप्सिस जो है इस तरीके से आपको क्या है कंपनी की आर्थिक नीतियां जो हैं अपने परीक्षाओं की जो मांगे हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या है आपको कैलकुलेट करके चलनी है। ठीक है, अब जैसा कि हमने आपको बताया कि आपकी शुरुआत कहां से होगी, आपकी शुरुआत होगी भू राजस्व नीतियों से। तो इसके लिए भी आपको क्या है पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सीधा फार्मिंग सिस्टम का कान पकड़ लेंगे और आपका काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आपको क्या है एक बैकग्राउंड क्या है यहां पर बना करके चलना पड़ेगा। जब तक आप वो बैकग्राउंड यहां पर नहीं बनाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। जैसे आप एक बात देखो, सबसे पहले तो आपको ये बताना आना चाहिए कि एक शब्दावली आपको मिली, एक शब्दावली आपको मिली और इस शब्दावली को आपने क्या कहा, भू राजस्व कहा। इस शब्दावली को आपने क्या कहा भी, भू राजस्व कहा। इस शब्दावली को आपने क्या कहा, भू राजस्व कहा। तो हम आपको यह बताना चाहेंगे कि भू राजस्व जैसी जो शब्दावली है अगर इसका करैक्टर आपको बताना पड़े तो ये जो है अपने करैक्टर में क्या है एक प्रकार की आर्थिक शब्दावली है। भैया अपने करैक्टर में क्या है एक प्रकार की आर्थिक शब्दावली है। अपने करैक्टर में क्या है एक प्रकार की आर्थिक शब्दावली है, आर्थिक शब्दावली है। ओके, और अगर इस शब्दावली का आपको अर्थ बताना पड़े, अगर इस शब्दावली का आपको क्या बताना पड़ जाए, अगर इस शब्दावली का आपको अर्थ बताना पड़ जाए तो आप अर्थ कैसे बताओगे। देखो ये कहोगे कि कृषि उत्पादन में, या ऐसा लिख सकते हैं हम कि कृषि उत्पादन के संदर्भ में, कृषि उत्पादन के संदर्भ में, कृषि उत्पादन के संदर्भ में राज्य ओब्लिक सरकार का हिस्सा, राज्य ओब्लिक सरकार का हिस्सा, राज्य ओब्लिक सरकार का हिस्सा, राज्य ओब्लिक सरकार का हिस्सा। तो ये इसका अर्थ होता है, यानी कि भू राजस्व जैसी जो आपकी शब्दावली है इसका करैक्टर क्या होगा, अपने आप में एक प्रकार की आर्थिक शब्दावली है और इसका अर्थ आपको क्या बताना है कि कृषि उत्पादन के संदर्भ में राज्य ओब्लिक सरकार का जो हिस्सा है वही क्या कहलाता है, भू राजस्व, दैट मीन्स लैंड रेवेन्यू कहलाता है। अब हमको यहां पर चिंता व्यक्त करनी है, चिंता हमको यह व्यक्त करनी है कि हम एक हेडिंग बनाएंगे कि कंपनी को भू राजस्व, कंपनी को भू राजस्व व्यवस्थाओं की, कंपनी को भू राजस्व व्यवस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। ओके, कंपनी को भू राजस्व व्यवस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, कंपनी को भू राजस्व व्यवस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये चिंता क्या है आपको यहां पर व्यक्त करके चलनी पड़ेगी और इस चिंता का यहां पर आना क्या है काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। आपको ये समझा करके चलना पड़ेगा कि आखिर वो रेस्पेक्टिव कंडीशन कौन सी है या आखिर वो रेस्पेक्टिव एनवायरनमेंट कौन सा है जिसको अगर हम कैलकुलेट करने की बात करें तो हम बहुत आसानी के साथ ये बता पाए कि कंपनी को भू राजस्व व्यवस्थाओं की जो आवश्यकता पड़ी है वो इसलिए पड़ी है। अब देखो मामला क्या बनेगा, मामला यहां पे ये बनेगा कि आप रेफरेंस किसका लेंगे, आप रेफरेंस किसका लेंगे, आप रेफरेंस लेंगे इलाहाबाद की प्रथम संधि का। ओके, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि। और अगर आप यहां पर इलाहाबाद की प्रथम संधि का रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं
तो रेस्पेक्टिव ईयर क्या हो जाएगा, 1765 AD हो जाएगा। तो इलाहाबाद की जो आपकी प्रथम संधि है, इलाहाबाद की प्रथम संधि का एक स्ट्रॉन्ग प्रोविजन आपको दिखाई पड़ता है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोविजन आपको दिखाई पड़ता है। और ये जो स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है मेरे प्यारे साथियों, हमें क्या समझाने का कार्य करता है, हमें यह समझाने का कार्य करता है कि मुगल शासक शाह आलम सेकंड की ओर से, मुगल शासक शाह आलम सेकंड की ओर से बंगाल कोमा बिहार कोमा उड़ीसा के संदर्भ में कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किया गया, कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किया गया, कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किया गया। ओके, कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किया गया। अगर आपको यह बताना पड़ेगा कि आवश्यकता क्यों पड़ी है, किसकी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स की, यानी कि भू राजस्व व्यवस्थाओं की आवश्यकता आखिर कंपनी को क्यों पड़ रही है, तो यहां पर जो आप रेफरेंस लेकर के चलेंगे वो इलाहाबाद की प्रथम संधि का रेफरेंस आप लेकर के चलेंगे। और इलाहाबाद की प्रथम संधि के अंतर्गत एक स्ट्रॉन्ग प्रोविजन जो आपने ऑलरेडी कई बार पढ़ा भी है, मुगल शासक शाह आलम सेकंड की ओर से कंपनी को बंगाल कोमा बिहार तथा उड़ीसा के कॉन्टेक्स्ट में दीवानी अधिकार हैंडओवर किया गया। अब ये जो आपका दीवानी अधिकार है, दीवानी अधिकार का मतलब क्या होता है, दीवानी अधिकार का मतलब क्या होता है, दीवानी अधिकार का मतलब यह होता है कि भू राजस्व वसूलने का अधिकार, भू राजस्व वसूलने का अधिकार, भू राजस्व वसूलने का अधिकार, भू राजस्व वसूलने का क्या कहेंगे, भू राजस्व वसूलने का अधिकार। ओके, भू राजस्व वसूलने का अधिकार, ठीक है। अब आपको एक विंडो मिल गई है, अब आपको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि आखिर वो रेस्पेक्टिव एनवायरनमेंट कौन सा है जिसके आलोक में कंपनी को भू राजस्व व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ी। यानी कि अब हम यही कहेंगे कि जो दीवानी अधिकार हमने इलाहाबाद की प्रथम संधि के माध्यम से कंपनी को हैंडओवर करवाया है, तो हम ये कहेंगे कि इस दीवानी अधिकार का शुरुआत तो यहीं से होगी ना, इस दीवानी अधिकार का व्यवस्थित प्रयोग हो पाए, इस दीवानी अधिकार का व्यवस्थित प्रयोग हो पाए, व्यवस्थित प्रयोग हो पाए, व्यवस्थित प्रयोग हो पाए, इस नाते कंपनी को भू राजस्व व्यवस्थाओं की, इस नाते कंपनी को भू राजस्व व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ी, भू राजस्व व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ी, भू राजस्व व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ी। ओके, भू राजस्व व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ी। तो अब फाइनली क्या हो गया भाई, फाइनली एक विंडो आपको मिल गया। लेकिन अच्छी बात भी कहना सीखो, अच्छी बात क्या कहेंगे, अच्छी बात यह भी कहेंगे कि दीवानी अधिकार परिवर्तनशील रहा, दीवानी अधिकार परिवर्तनशील रहा, दीवानी अधिकार परिवर्तनशील रहा। इस नाते कंपनी को एक से अधिक भू राजस्व व्यवस्थाएं अपनानी पड़ी, इस नाते कंपनी को एक से अधिक भू राजस्व व्यवस्थाएं अपनानी पड़ी, भू राजस्व व्यवस्थाएं अपनानी पड़ी, भू राजस्व व्यवस्थाएं अपनानी पड़ी, है ना।
क्योंकि जो आपका दीवानी अधिकार है, दीवानी अधिकार बंगाल कोमा बिहार कोमा उड़ीसा के संदर्भ में इलाहाबाद के प्रथम संधि के माध्यम से मिला है। लेकिन ये जो आपका दीवानी अधिकार है, ये बंगाल कोमा बिहार कोमा उड़ीसा की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रह जाएगा। जैसे जैसे कंपनी भारत में अपने भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार करेगी, वैसे ग्रेजुअली क्या होगा, कंपनी को अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के संदर्भ में भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिलेगा। तो वही हमने जोड़ के आपको बताया, क्योंकि जो दीवानी अधिकार है ना, वो क्या है, वो चेंजेबल है, वो लगातार क्या है, अपने आप में परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इसी नाते आपको यह भी बात यहां पर कहने का मौका मिल जाता है कि कंपनी को एक से अधिक क्या है, भू राजस्व व्यवस्थाएं अपनानी पड़ी। तो ये सब कुछ आपको ऐसा कुछ नहीं होता, देखो कि कोई भी कैलकुलेशन आप ये मान के चलोगे कि हमको भू राजस्व व्यवस्था का मतलब क्यों बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर शब्दों के मायने, शब्दों के अर्थ अगर आपके ग्रिप में हैं और अगर आप इस प्रकार के जो इन्वायरमेंट्स हैं अगर आप बना करके चलते हो, तो टॉपिक अपने आप ही क्या है, कक्षा में बने रहने के दौरान ही सारी चीजें आपको याद भी हो जाती हैं, सारी चीजें आपके समझ में भी आ जाती हैं और आप परीक्षा उपयोगी भी अपने आप को बना पाते हो। तो हमको जो काम आपके लिए करना है, हम तो वो काम करके चल ही रहे हैं, साथ ही साथ जिम्मेदारी आपकी भी बन जाती है कि आप इन तमाम प्रकार की जो वेरी इफेक्टिव कैलकुलेशंस हैं, आप इनको अपने साथ किस प्रकार से क्या है, जोड़ के चलते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर हमने दो तीन प्रकार की बातें की और ये दो या तीन प्रकार की जो भी हमने बातें की हैं, हमको पूरा भरोसा है कि ये बातें आपको क्या है, बिल्कुल भी परेशान करके नहीं चलेंगी, आपके समझ में सारी कहानी क्या है, आ रही होगी। अब फाइनली हम आते हैं कहां पर, फार्मिंग सिस्टम की ओर। रॉबर्ट क्लाइव की कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका दीवानी राइट है, इसकी जो वेरी पॉजिटिव एंड वेरी इफेक्टिव जो शुरुआती कैलकुलेशन है, वो फार्मिंग सिस्टम के माध्यम से आपके सामने आ जाती है। तो हम यहां पर फार्मिंग सिस्टम को क्या है, कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। यानी कि अब हेडिंग मिला आपको, आपने कहा कि आपके पास व्यवस्था क्या है, फार्मिंग सिस्टम है। फार्मिंग सिस्टम, भाई आपके पास व्यवस्था क्या आया, फार्मिंग सिस्टम आया। अब ये जो आपका फार्मिंग सिस्टम है, इसी को क्या कह दिया जाता है, ठेका। ठेका पद्धति भी कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, ठेका पद्धति भी कहा जाता है। और कई बार इसी को क्या है, इजारेदारी, इजारेदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। कई बार इसी को क्या है भाई, इजारेदारी व्यवस्था भी कहा जाता है ना। तो नाम क्या है, तीन प्रकार से आपके सामने आते हैं। आप इसको फार्मिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, आप इसको ठेका सिस्टम भी कह सकते हैं, और आप इसको क्या, इजारेदारी सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी कि इजारेदारी व्यवस्था भी आप इसको कह सकते हैं। अब कुछ अच्छी अच्छी बातें यहां पर क्या है, परीक्षा उपयोगी ग्राउंड बनाना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या कहेंगे कि ये है क्या, एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था, एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था, एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था, एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था। ओके, एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। अच्छा, अगली बात ये कहेंगे कि ये जो आपका फार्मिंग सिस्टम है 1772 एडी में लागू किया गया। 1772 ईस्वी में क्या है, लागू किया गया। 1772 ईस्वी में क्या है, लागू किया गया। और मामला अगर 1772 का है तो आप क्या कहेंगे, इस समय आप किसका जुड़ाव करेंगे, वारेन हेस्टिंग्स का जुड़ाव करेंगे। आप किसका जुड़ाव करेंगे, वारेन हेस्टिंग्स का जुड़ाव करेंगे। और इस समय वारेन हेस्टिंग्स क्या है, मामला 1772 का है, 1773 का नहीं है। तो वो क्या है, गवर्नर ऑफ इंडिया है, सॉरी वो क्या है, गवर्नर ऑफ बंगाल है। वो क्या आपके गवर्नर ऑफ बंगाल हैं, यानी कि बंगाल के गवर्नर हैं। तो ऐसा व्यवहार करके हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि भारत में फार्मिंग सिस्टम का जो इंप्लीमेंटेशन है, यानी कि भारत में फार्मिंग सिस्टम को जो लागू करने का कार्य किया था वो 1772 में हुआ। और 1772 में किसने किया, तो आप रेफरेंस किसका लेके चलेंगे, वारेन हेस्टिंग्स का आपका क्या है, रेफरेंस लेकर के चलेंगे। अगर आपको बताना होगा रेस्पेक्टिव एरियाज, कहां कहां इसको लागू किया गया, रेस्पेक्टिव एरियाज, अगर आपको रेस्पेक्टिव एरियाज बताने होंगे कि कहां कहां इसको लागू किया गया, तो एरियाज आपके कौन से बनेंगे, बंगाल हो जाएगा, एक आपका बिहार हो जाएगा,
और एक आपका क्या हो जाएगा भाई, लास्ट वन क्या हो जाएगा आपका, उड़ीसा आपका हो जाएगा। लास्ट वन क्या हो जाएगा आपका, उड़ीसा आपका हो जाएगा। डन। अगली बात आपको शुरुआत में यहां पर यह बता के चलनी है कि मामला अगर किसका, फार्मिंग सिस्टम का है, तो 1772 में इसको लागू किया गया। वारेन हेस्टिंग्स साहब ने इसको लागू किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कॉन्टेक्स्ट में लागू किया, और अपने करेक्टर में, नेचर में क्या है, एक प्रकार की भूराजस्व व्यवस्था ही आप इसको मान के चलेंगे। तो यहां पर एक बात और जोड़ के चलते हैं कि जो आपका फार्मिंग सिस्टम है, यानी कि इस व्यवस्था को 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था। इस व्यवस्था को 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था। इस व्यवस्था को क्या है, 5 वर्ष के लिए क्या है, लागू किया गया था। अब बात समझना मेरी, अब आगे की जो आपकी कैलकुलेशन होगी, वही कैलकुलेशन अपने आप में क्या है, मेजर वन कैलकुलेशन है, और वेरी इफेक्टिव आपके क्या है, कैलकुलेशन है। असल में यहां पे होता क्या है, यहां पे ये होता है कि फार्मिंग सिस्टम क्या कहता है, फार्मिंग सिस्टम ये कहता है कि आप पूरी कंडीशन बना लो। आपने क्या कहा, आपने ये जमीन का टुकड़ा लिया, बात को समझना। हालांकि इसको क्या है, 5 वर्ष के लिए लाया गया था, लेकिन इसमें क्या है, अब हम एनुअली कैलकुलेशन करेंगे। 5 वर्ष का समय क्या है, वो तो पूरा समय है, यानी कि आने वाले 5 सालों तक क्या है, कार्य करेगी। लेकिन अब इसमें हम समय की एक और कैलकुलेशन करेंगे। ये आपने क्या लिया है, ये आपने जमीन का एक टुकड़ा लिया। ओके, बहुत प्यार से इस बात को समझना। ये अगर समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। जमीन का क्या लिया आपने, जमीन का टुकड़ा लिया। अब भाई सीधी सी बात है, जो जमीन का टुकड़ा आपने लिया, जमीन के टुकड़े पर क्या होना है, कृषि उत्पादन होना है। जमीन के टुकड़े पर क्या होना है, कृषि उत्पादन होना है, क्योंकि कृषि उत्पादन ही आधार बनेगा। किसका बनेगा, कृषि उत्पादन ही आधार बनेगा। किसका आधार बनेगा, भू राजस्व का आधार बनेगा। बात को समझो। अब यहां पे ये लोग क्या करते थे, मैं अच्छी लैंग्वेज आपको बना के यहां पे दिखाता हूं, ताकि आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, पहली कैलकुलेशन, लोगों को इनवाइट किया जाता था। लोगों को इनवाइट किया जाता था। और सीधी सी बात है, लोगों को इनवाइट किसकी ओर से किया जाएगा, कंपनी की ओर से। लोगों को इनवाइट किया जाता था कंपनी की ओर से। हमने तो जमीन का एक टुकड़ा लिया है, क्योंकि जमीन के एक टुकड़े को आधार बना करके इसको समझना काफी क्या हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है, यानी कि आसान हो जाता है। जिन लोगों को आप इनवाइट करने की बात करेंगे, अगली कैलकुलेशन क्या होगी, ये लोग बोलियां लगाने का कार्य करते थे। बोलियां लगाने का कार्य करते थे। ये लोग बोलियां लगाने का कार्य करते थे। ओके, ये लोग क्या है, बोलियां लगाने का कार्य करते थे। ठीक है। अधिक बोली लगाने वाले को जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। ओके भाई, जो सबसे अधिक बोली लगाएगा, जमीन का टुकड़ा क्या है, उसको ही दे दिया जाता था। यानी कि अधिक बोली लगाने वाले को जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। अगली लैंग्वेजेस क्या बनेगी, अधिक बोली के माध्यम से जो अमाउंट सामने आता था, वही जमीन
वही जमीन के टुकड़े के संदर्भ में, वही जमीन के टुकड़े के संदर्भ में, वही जमीन के टुकड़े के संदर्भ में कंपनी का भू राजस्व माना जाता था, कंपनी का भू राजस्व माना जाता था। ओके, कंपनी का भू राजस्व माना जाता था, कंपनी का भू राजस्व माना जाता था, कंपनी का भू राजस्व माना जाता था। यहां तक के कैलकुलेशन समझो कि आप जमीन के किसी टुकड़े को कैलकुलेट करने की बात करेंगे और जमीन के किसी टुकड़े के संदर्भ में कंपनी की ओर से लोगों को इनवाइट किया जाता था और लोगों को कहा जाता था कि आपको बोलियां लगानी है और जो आपका हाईएस्ट बिडर माना जाएगा, जो सबसे अधिक बोली लगाने वाला माना जाएगा, जमीन का ये टुकड़ा क्या है उसी को दे दिया जाता था और अधिक बोली के माध्यम से जो अमाउंट सामने आता था वही जमीन के टुकड़े के संदर्भ में कंपनी का भू राजस्व माना जाता था, वही जमीन के टुकड़े के संदर्भ में कंपनी का भू राजस्व माना जाता था। अब ये कैलकुलेशन कैसे होती थी? एनुअली होती थी, यानी कि फार्मिंग सिस्टम को आपने 5 सालों के लिए लाया है। वॉरेन हेस्टिंग्स साहब बताते हैं कि आने वाले 5 सालों के लिए कार्य करेगा, लेकिन जो अधिक बोली लगाने वाला मामला है ये एनुअली कैलकुलेट होगा, है ना। यानी कि जैसे इस जमीन के टुकड़े के संदर्भ में हमने कहा है कि जिसने अधिक बोली लगाई है ये जमीन का टुकड़ा क्या है, कंपनी उसको हैंडओवर करने की बात करेगी। ये जमीन का जो टुकड़ा है कंपनी उसको हैंडओवर करने की बात करेगी, लेकिन एनुअली 1 साल के लिए। 1 साल के समाप्ति के बाद क्या होना था, इसमें दोबारा फिर बोलियां लगाई जाएंगी। तो ये मामला क्या है? एनुअली है, यानी कि बोली लगाने का मामला जो है वो 5 साल के लिए नहीं है, बल्कि वो क्या होगा, एनुअली कैलकुलेट होगा। कंफ्यूज मत हो जाना, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन 5 साल की है, लेकिन जो आपकी बोली लगाए जाने का मामला है वो एनुअली कैलकुलेट होगा। अब इसमें हम आपको एक अच्छी और नई बात बताते हैं जहां आपका एग्जामिनर बहुत आसानी के साथ आपको फंसा सकता है। देखो, आपको यह कहना पड़ेगा कि अधिक बोली लगाने वाले, अधिक बोली लगाने वाले का अधिकार जमीन के टुकड़े पर नहीं, 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 अधिक बोली लगाने वाले का अधिकार जमीन के टुकड़े पर मत बता देना, है ना। यानी कि यहां पर आपको यह बात कह के चलना पड़ेगा, जमीन के टुकड़े पर अधिकार कंपनी का, जमीन के टुकड़े पर अधिकार, जमीन के टुकड़े पर अधिकार, जमीन के टुकड़े पर अधिकार किसका है? कंपनी का। जमीन के टुकड़े पर अधिकार किसका माना जाएगा? भी कंपनी का माना जाएगा। ओके, ये गलती करके मत आ जाना। यानी कि अधिक बोली लगाने वाले का अधिकार जमीन के टुकड़े पर नहीं है, अभी भी उस जमीन के टुकड़े पर आपको कंपनी का अधिकार ही दिखाना है। मामला क्या है? मामला यह बन के आता है कि एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए जमीन का टुकड़ा, एक वर्ष के लिए जमीन का टुकड़ा अधिक बोली लगाने वाले को, अधिक बोली लगाने वाले को इस नाते दिया गया, अधिक बोली लगाने वाले को इस नाते दिया गया, अधिक बोली लगाने वाले को इस नाते दिया गया ताकि वह कृषि उत्पादन कर पाए, ताकि वह कृषि उत्पादन कर पाए, भी कृषि उत्पादन कर पाए, ताकि वह कृषि उत्पादन कर पाए, है ना। भाई उसने कंपनी को अमाउंट दिया है ना, और उसने अधिक बोली लगा करके कंपनी को जो अमाउंट देने की बात की है वही अमाउंट जमीन के टुकड़े के संदर्भ में कंपनी का क्या बना? भू राजस्व बना। तो अगर उसने एक रकम कंपनी को देने की बात की है तो भले ही कंपनी जमीन के टुकड़े पर उसका अधिकार सुनिश्चित नहीं कराती, लेकिन एनुअली कंपनी को यह तो कहना पड़ेगा कि 1 साल के लिए जमीन का टुकड़ा आपका, अधिकार आपका नहीं है, केवल आपका कृषि उत्पादन कराएंगे। अब यह आपका नसीब रहा, अब यह आपका समय रहा कि साल भर में जो आप कृषि उत्पादन कराते हैं, जो अमाउंट आपने हमको दिया है वो अमाउंट आप
निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो, या उस अमाउंट को बढ़ाते हो या नहीं बढ़ाते हो। अब ये तो आपका नसीब रहा, हमको तो आपको जो देना था आपने हमको दे दिया है। अब साल भर में जो भी कृषि उत्पादन होगा उसमें जो प्रॉफिट या लॉस है अब आपका बनता है, अब आप इसको देख लो। लेकिन अधिकार जो है वो जमीन के टुकड़े पर हम आपका सुनिश्चित नहीं कराएंगे, इसका लेंगे पहले स्क्रीनशॉट। ये इसकी मेजर कैलकुलेशन है भाई, जो हमने इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, आपको किसी प्रकार की परेशानी में या किसी प्रकार की असुविधा में या किसी प्रकार की दुविधा में आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप फार्मिंग सिस्टम की एक लास्ट कैलकुलेशन और बच जाती है। ठीक है, अब फार्मिंग सिस्टम के क्या है, एक लास्ट कैलकुलेशन यहां पर क्या है, यहां पर और कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपकी परीक्षाओं में कंडीशन बन सकती हैं, आप उन तमाम प्रकार की जो कंडीशंस हैं उनका सामना क्या है, बहुत प्यार के साथ क्या है, कर पाओगे। तैयारी में थोड़ा ठहराव लेकर के आओ, जल्दबाजी ना किया करो। ठीक है, जो भी आपका कैलकुलेशन है, जो भी आपका टॉपिक है, उसमें ठहराव लेकर के आओ। धीरे धीरे चीजों को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करो और कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर उस व्यवस्था को लेकर के आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आप असुविधा में ना घिरें, परेशानी में ना आए। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, बात खत्म हो गई। बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार पढ़ लो। कहीं भी पढ़ो, जहां भी आपका मन करे, अच्छे से लोगों के साथ जुड़ो, अच्छे से मेहनत करो। क्योंकि कोई भी अगर आपको गाइड करने का काम करेगा तो केवल अपने लिए नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका ये ग्राउंड जुड़ करके काम करता है कि वो आपकी सफलताओं की ओर देखता है। आप जहां भी जुड़े ना, बहुत ठहराव के साथ जुड़े, शिद्दत के साथ जुड़े, गहराई के साथ जुड़े। जो भी लोग आपको गाइड करने का काम कर रहे हैं, आपके लिए कार्य करते हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनकी बातों को अपने जीवन में शामिल करो और उनकी बातों के अनुसार अपनी तैयारी को एक सकारात्मक दिशा देने का कार्य करो। अब हमको यहां पर कंडीशन क्या बनानी है, हमको यहां पर कंडीशन यह बनानी है कि फार्मिंग सिस्टम असफल क्यों हुआ। फार्मिंग सिस्टम असफल क्यों हुआ। फार्मिंग सिस्टम असफल क्यों हुआ। ओके, अब यहां पर जो आपकी कंडीशन बनेगी वो यही बनेगी कि जो फार्मिंग सिस्टम है वो असफल क्यों हुआ। ठीक है, अब फार्मिंग सिस्टम असफल क्यों हुआ, समझो बात को। यहां पर सबसे पहली बात क्या है, यहां पर सबसे पहली बात आप क्या जोड़ के चलेंगे कि फार्मिंग सिस्टम का जो फेल्योर आपके सामने आता है वो असफल क्यों हो रहा है। एक बात तो आप ये कह सकते हैं कि जमींदार वर्ग की उपेक्षा की गई, कहना ही पड़ेगा ये तो। जमींदार वर्ग की उपेक्षा की गई, जमींदार वर्ग की उपेक्षा की गई, जमींदार वर्ग की उपेक्षा की गई, है ना। असल में जब आप ये बात कहते हैं ना कि मामला किसका बना हुआ है, बंगाल प्लस बिहार और प्लस किसका मामला बना हुआ है, उड़ीसा का मामला बना हुआ है, तो यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, है ना, यहां पर क्या है, जमींदार वर्ग एक बड़ी संख्या में, जमींदार वर्ग एक बड़ी संख्या में, जमींदार वर्ग एक बड़ी संख्या में है, और जो वर्ग बड़ी संख्या में है उसी की आपने क्या उपेक्षा कर दी है। असल में जो जमींदार वर्ग है ना, ये क्या है, इसके पास एक क्या है, समझ है, इसके पास क्या एक समझ है। और इस समझ का मतलब क्या होता है, इस समझ का मतलब यह होता है कि जमीन का आर्थिक व्यवहार, जमीन का आर्थिक व्यवहार लाभ तथा हानि कैसे पहुंचाएगा, लाभ तथा हानि कैसे पहुंचाएगा, लाभ तथा हानि कैसे पहुंचाएगा, लाभ तथा हानि कैसे पहुंचाएगा। इसके संदर्भ में जो आपका जमींदार क्लास है उसको बहुत अच्छी जानकारी है, यानी कि वो ये कैलकुलेट कर सकता है कि जमीन के आर्थिक व्यवहार को आधार बना करके हम ग्राउंड ऑफ प्रॉफिट को कैसे जनरेट कर सकते हैं।
और जमीन के आर्थिक व्यवहार को आधार बना करके हम ग्राउंड ऑफ लॉस से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। और वैसे भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जमींदार वर्ग एक बड़ी संख्या में है और जिस वर्ग को जमीन के आर्थिक व्यवहार की गहरी जानकारी है, फार्मिंग सिस्टम के माध्यम से आपने उसको पूछा तक नहीं, आपने उसको क्या है बिल्कुल कंप्लीट रिजेक्ट आपने कर दिया है। तो फार्मिंग सिस्टम की असफलता का यह एक कारण क्या है बताया जाता है। अब मामला क्या है, मामला यहां पर यह है कि आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा ग्राउंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ग्राउंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ग्राउंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दिखाना पड़ेगा। और ये जो आपकी ग्राउंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये आप किसके संदर्भ में दिखाएंगे, तो सीधा सेंटेंस लिखो, कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन को बढ़ावा, कृषि उत्पादन को बढ़ावा, कोमा संरक्षण, कृषि उत्पादन को बढ़ावा, कोमा संरक्षण दिए जाने के संदर्भ में, दिए जाने के संदर्भ में, कृषि उत्पादन को बढ़ावा, कोमा संरक्षण दिए जाने के संदर्भ में, दिए जाने के संदर्भ में। अब यहां शोकिंग क्या है हमारे लिए, शोकिंग ये है कि यहां पर क्या है दो प्रकार की क्लासेस आपके सामने आ रही हैं। यहां पर क्या है दो प्रकार की क्लासेस आपके सामने आ रही हैं। एक क्लासेस क्या है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, एक क्लास क्या है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। और सेकंड वन क्या बनेगा, सेकंड वन आपका क्या बनेगा, अधिक बोली लगाने वाला, अधिक बोली लगाने वाला, अधिक बोली लगाने वाला, अधिक बोली लगाने वाला, जिसे आप क्या कहेंगे इंग्लिश में हाईएस्ट बिडर कहेंगे, हाईएस्ट बिडर कहेंगे, हाईएस्ट बिडर कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर शोकिंग क्या रहा, यहां पर शोकिंग ये रहा कि जब आप ग्राउंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो भैया इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप कृषि उत्पादन को प्रमोट करके चलें, कृषि उत्पादन को नाना प्रकार के संरक्षण देने का कार्य करें, जैसा कभी दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन तुगलक ने किया, जैसा कभी दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। उन्होंने अच्छे आर्थिक सुधार उस समय किए थे, वो वाकई में कृषि उत्पादन को बढ़ा के चले या कृषि उत्पादन को प्रमोट करके चले या कृषि उत्पादन को संरक्षण देके चले, क्योंकि उनका मानना यह था कि जितना कृषि उत्पादन बढ़ेगा हमारा भी भू राजस्व क्या है उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो भैया यहां पर इनकी जिम्मेदारियां बनती हैं, यहां पर कंपनी की जिम्मेदारी भी बनती है और यहां पर जो आपका हाईएस्ट बिडर है उसकी भी क्या है एक मेजर वन रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आर्थिक सुधार कहने का मतलब यह होगा, आर्थिक सुधार ना तो कंपनी की ओर से किए गए और ना ही आर्थिक सुधार, और ना ही आर्थिक सुधार अधिक बोली लगाने वालों की ओर से किए गए। किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, जमीनों का शोषण होता रहा, मामला क्या हो गया बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। कुल मिलाकर के फार्मिंग सिस्टम को रोकना पड़ा। अगले ही साल, अगले साल तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन यह कहेंगे कि कुल मिलाकर के फार्मिंग सिस्टम के पास क्या है बहुत बड़े रिजल्ट नहीं है, है ना। यानी कि जिस तरीके से आपने पूरा पैटर्न बनाया था कि आप आने वाले 5 सालों तक क्या है फार्मिंग सिस्टम के बिहाफ पे भू राजस्व को कैलकुलेट करने की बात करेंगे या भू राजस्व का कलेक्शन करने की बात करेंगे, तो 5 साल तक हम ये कह सकते हैं कि जो एक रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड दिया गया था फार्मिंग सिस्टम को, उस रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड को फार्मिंग सिस्टम कभी अचीव ही नहीं कर पाया। बीच में ही इसको रोकना पड़ा क्योंकि कोई अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझ रहा था। जमीन के टुकड़ों का, संसाधनों का केवल शोषण हो रहा था। मामला अपने आप में क्या हो गया नकारात्मक हो गया। फार्मिंग सिस्टम को रिप्लेस कौन करेगा बढ़िया तरीके से, तो आप कहेंगे स्थायी बंदोबस्त, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे परमानेंट सेटलमेंट। तो आज हमने इंट्रोडक्शन लिया नए टॉपिक का, आपको सिनॉप्सिस बनाना सिखाया और कुछ बैकग्राउंड्स बनाए फार्मिंग सिस्टम के बारे में,
फार्मिंग सिस्टम के अंदर की हमने मेजर 1 कैलकुलेशंस की और उम्मीद करते हैं कि तमाम प्रकार की जो कैलकुलेशंस हैं आपको लाभान्वित करने का कार्य करेंगी, आपको सुविधा देने का कार्य करेंगी, आपके पर्सपेक्टिव को एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बनाने का कार्य करेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लगातार अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते रहें। अच्छी तरीके से अगर ये कक्षाएं आपको अच्छी लगती हैं तो आप जुड़ाव करके चलें, है ना। अगर लगता है कि वाकई में भी यहां से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है या आपकी जानकारी अच्छी या व्यवस्थित बन रही है तो फिर तो आपको कक्षाओं के साथ क्या है अपना जुड़ाव कर लेना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हमको तो खैर लगती नहीं है। समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समय का अनुशासित और व्यवस्थित प्रयोग लगातार करते रहो, है ना। बाद में जीवन में जितने भी आनंद लेने हैं सिलेक्शन पालो पहले, उसके बाद में जैसा जीवन आपको जीना है वैसा जीवन जियो। और अभी भी ऐसा नहीं है कि आप जीवन के प्रत्येक पक्ष को जीना छोड़ दें, आप जिए, लेकिन गहरा ध्यान, गहरा झुकाव कहां होना चाहिए? अपनी तैयारी पर, अपने लक्ष्य पर। तो कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों, अपेक्षाओं और संदेशों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।